everyone, this is your physics mentor पलक रखियानी. Welcome to Magnet Brains. इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th NSO फिजिक्स में चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वेरी लास्ट टॉपिक दैट इज डोमेस्टिक सर्किट. डोमेस्टिक सर्किट यानी क्या भाई? डोमेस्टिक मान लो घर में जो आपके सर्किट यूज़ होते हैं, तो भाई बड़े होकर आपको जो भी पढ़ना हो ठीक है, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. यानी आपके घरों में जो वायरिंग करी गई है उसका हिसाब किताब क्या होता है वो ज़रा हम समझ लेंगे, ताकि हम जो है आगे जब अपना घर खुद का बनवाए, यानी आप खुद जब बनवाओगे तब आपको इसका नॉलेज रहे. तो वीडियो के जो है एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. मैं आपको बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल फ्री एजुकेशन केजी से लेकर 12 तक. फ्री एजुकेशन मतलब क्या? यानी केजी से 12 तक जितने भी हमारे वीडियोस हैं आप सभी वॉच कर सकते हैं फ्री फ्री फ्री. किसी भी वीडियो पे मतलब ऐसा 2 वीडियो चल गए और ऐसा है तीसरे वीडियो में चार्ज मांगे, ऐसी कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी. सभी वीडियोस फ्री हैं. एंड बिफोर मूविंग ऑन, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. आपको जितना भी हमारा क्वालिटी कंटेंट दिखता है उसी कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हमने डाल दिया है बुक्स एंड ई बुक्स में. नाउ यू कैन गेट मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स एंड ई बुक्स, जिसमें आपको मिलेंगी बहुत सारी थ्योरी बुक्स, MCQ, सो एंड सो फोर्थ. मतलब कितनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं. तो वो कैसे अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है. एक छोटू सा फॉर्म है जिसे आपको भरना है. वो फॉर्म भरेंगे तो हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेंगी. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, डोमेस्टिक सर्किट्स. अब डोमेस्टिक सर्किट्स में मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे. बहुत ज़्यादा उसमें पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, क्योंकि हम जो है चाहे मान लो ओलंपियाड के तौर पे या CBSE NCERT की तरफ से काफ़ी छोटे छोटे ही टॉपिक्स हैं, तो उसी हिसाब से हम कवर करेंगे. एंड बच्चों का ये सवाल रहता है कि मैम आपके वीडियोज़ क्या हम अगर बोर्ड की तैयारी कर रही हैं, देखो भाई ये क्लास 10th के हिसाब से CBSE NCERT के हिसाब से है पूरा. ओलंपियाड मतलब क्या होता है आपके NCERT की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो. एंड नाउ मैं आपको बता दूं कि डोमेस्टिक सर्किट में डिस्कस क्या होने वाला है. सबसे पहले तो हम कुछ वायर्स के नाम पढ़ लेंगे कि भाई कौन सी वायरिंग क्या यूज़ हो रही है. उसके आगे कुछ टॉपिक्स आप देखोगे जिसका नाम होगा फ्यूज़ वायर के बारे में पढ़ेंगे. शॉर्ट सर्किट क्या होता है, अर्थिंग क्या होती है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हम स्टडी करेंगे. तो आइए शुरुआत करते हैं डोमेस्टिक सर्किट से. द मेन फीचर्स ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर. अब यहाँ देखने से पहले भाई कुछ मेन फीचर्स बताने से पहले, क्योंकि यार एकदम से पढ़ रहे हो डोमेस्टिक सर्किट तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि कौन सी इतनी वायरिंग होती है मैम घर में, सबके सब पढ़ लेंगे ना बाबा ना, इतना डरने की बात नहीं है. सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले बेटा इस डायग्राम को देखो, देख रहे हो कि नहीं, और जो भी मैं पूछूं कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो. ये मज़ा आ रहा है मैम, समझ आ रहा है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले. आओ, ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक बहुत ही सिंपल साधा सुंदर डायग्राम है, बिकॉज इसको देख के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. एंड इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है. आइए इधर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ. आपका कनेक्शन जहाँ से भी आता हो, बी इट आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी सिटी में हो, सबके कहीं ना कहीं बिजली के कनेक्शन आते हैं. बोलते हैं ना, बिजली की तारें जुड़ी है, बिजली की तार आ रही है, बिजली का कनेक्शन है. लाइट जाती है तो पूरी कॉलोनी की जाती है, सोसाइटी की जाती है, एरिया की जाती है. यानी कहीं ना कहीं बिजली कहीं गवर्नमेंट से आ रही होती है या कहीं पे प्राइवेट सेक्टर से आती है. तो बिजली यानी कहीं से आ रही है आपके घर तक. तो वो जो बिजली आ रही है उसमें याद रखना मेन रोल होता है बेटा 3 वायर्स का. जो मैं बात बता रही हूँ उसको उसी हिसाब से समझना. ये जो बिजली आ रही है उसमें मेन रोल होता है मेन 3 वायर्स का. काफ़ी सिंप्लीफाई करके बताऊंगी. इन 3 में से भी जो 2 वायर्स हैं, इन 3 में से भी जो 2 वायर्स हैं वो आपको मिलती हैं कनेक्शन से. यानी मान लो आपका गवर्नमेंट का कनेक्शन है, एरिया का कनेक्शन है, तो वो एरिया के कनेक्शन वाले 2 वायर लगा के जाएंगे. जिस एरिया से आपका कनेक्शन है वो एरिया वाले 2 वायर लगा के जाएंगे. जो तीसरा वायर है, ध्यान से सुनना बेटा, जो तीसरा वायर है वो आपको लगवाना पड़ेगा. आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिशियन आते हैं उनसे आपको लगवाना पड़ेगा. तो ज़रा नाम देख लो, ज़रा इधर आ जाओ और जल्दी से इन 3 वायर्स के नाम देख लो. काफ़ी आसान कर दी कहानी मैंने, पर इस कहानी को अच्छे से समझना. एंड इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट. सबसे आसानी से डोमेस्टिक सर्किट या कुछ ऐसे टॉपिक जो होते हैं आप फ्लो चार्ट के तौर पे समझ सकते हो. 2 वायर, 1 वायर. अब ये जो 2 वायर हैं
इसमें से एक वायर का नाम है लाइव वायर, इसको मैं इसी के जैसा लिखूंगी, बता रही हूँ क्यों लाल पेन यूज कर रही हूँ। ये है लाइव वायर, कैसा है ये भाई, लाइव वायर। अब आ जाओ यहाँ पे, किधर पे, नीचे, दूसरा मैं बना देती हूँ न्यूट्रल वायर। ये दो वायर आपको, जो भी आपके बिजली विभाग है भाई, सबका डिपेंड करता है। किसी सिटी में प्राइवेट ने ले रखा होता है तो प्राइवेट वालों से आते हैं तो वो दो ये तार लगाएंगे, कहीं पे गवर्नमेंट में होता है, जो भी है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर नाम होता है। तीसरा कलर मैं ले लेती हूँ हरा, ग्रीन, इसका नाम है अर्थ वायर, ठीक है, धरती की वायर। लो भाई, अर्थ वायर, समझे कि नहीं। यहाँ जो आपको बेटा 3 वायर ये दिख रही है कि नहीं, एक ग्रीन कलर से है, यहाँ भी एक रेड से है, न्यूट्रल ब्लैक से है। यही 3 वायरें हैं जो मैंने क्या कहा, मेन रोल प्ले करती हैं। 2 वायरें आपको गवर्नमेंट से, जहाँ से भी आपकी बिजली आ रही हो, और तीसरी वायर आप खुद लगवाते हैं। तो तीसरी वायर की बात में करते हैं। सबसे पहले लेट्स बिगिन विथ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। लाइव वायर मतलब क्या, ऐसे करके लिखा होता है यूजुअली, पॉजिटिव नेगेटिव। न्यूट्रल को देख के वो मत कर देना, क्या बोलते हैं, डीमोटिवेट या अंडर एस्टिमेट। डीमोटिवेट कैसे हुआ, अंडर एस्टिमेट मतलब कम मत समझना, है ना। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ न्यूट्रल वायर। क्यों, इसका नाम न्यूट्रल है सिर्फ, है ना। न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि कुछ नहीं है इसमें, बेटा हाथ लगाओगे ना पता चल जाएगा, पर लगाना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं, पलक मैम ने बोला न्यूट्रल वायर पे जाके हाथ लगा रहे हैं, खतरनाक भयंकर शॉक लगता है। ये जो 2 वायर्स हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, इनका काम क्या है समझना। एक का काम है आना और एक का काम है जाना। बोलो मैम ये भी कोई काम हुआ, किसका आना किसका जाना, किस पे पूरी दुनिया निर्भर है अभी अपनी, इलेक्ट्रिसिटी पे। बिजली गई तो बस बत्ती गुल, तो सारे काम ऐसा लगता है मैम रुक गए हैं, दुनिया थम सी गई है, फोन चार्ज होगा नहीं, टीवी चलेगी नहीं, करना क्या है हमको, है ना, पढ़ाई तो करनी नहीं है, ठीक है। तो मतलब अरे बोलोगे मैम पढ़ाई करने के लिए भी तो लाइट चाहिए, वो भी सही बात है भाई। तो लाइव वायर आना यानी क्या, जो करंट आ रहा है आपका, यूजुअली देखते हो कॉलोनी में बिजली के ऐसे खंबे होते हैं, टावर होते हैं, तो वहाँ से कितनी सारी वायर ऐसे निकल के आती है, तो वहाँ से करंट आ रहा है। तो लाइव वायर से क्या हो रहा है, जैसे इधर आओ देखो, ये घर का आपको सर्किट दिख रहा है, यहाँ से लाइव वायर से करंट बढ़िया घूमता घूमता आ रहा है, घर में गया, घर के पंखे में गया, फ्रिज में गया, इधर उधर गया, और यहाँ से ये करंट सर्किट कंप्लीट करते हुए करंट वापस जा रहा है। बोलो मैम आना जाना, हमेशा आपको किसी भी अप्लायंस में 2 वायर दिखेंगी टू कंप्लीट द सर्किट। वन विल बी द वन जो करंट लेके आएगी एंड दूसरा करंट लेके जाएगी। तो इस केस में लाइव वायर क्या करती है, करंट को लेके आती है, घर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और न्यूट्रल वायर लेके जाती है। वायर का काम समझे। बोलो मैम इतनी सारी चीजें क्या है, कुछ नहीं है, ये 3 वायरें अभी समझो हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज, यहाँ पे फ्यूज जैसा कुछ लगा होता है। अब वैसे तो फ्यूज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अभी बता देती हूँ। फ्यूज बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस होता है, जो कि जैसे हमारे बॉर्डर पे आर्मी होती है, अरे इंडियन बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर्स पे आर्मी के तैनात होते हैं ना, सैनिक जिन्हें कहते हैं सोल्जर्स, जो कि अपने पे गोली खा के हमारी जान की रक्षा करते हैं, हम ऐसा कहता है ना भाई, और बिल्कुल सही बात है वो। तो फ्यूज वायर यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस है, हमारी आर्मी है, हमारे सर्किट की जो है ये आर्मी है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, ये जो है कभी अगर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा करंट आ जाए, सहने से ज़्यादा करंट आ जाए, तो ये फ्यूज वायर खुद बेचारी गल जाती है, टूट जाती है बीच में से, खुद बेचारी गल जाती है, मेल्ट हो जाती है, ताकि जो है यहीं कहीं सर्किट टूट जाए और अंदर घर में कोई दिक्कत नहीं है, अंदर फायर नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज मिलेगा। आगे आ जाओ, इलेक्ट्रिक मीटर मिलेगा, वही रीडिंग जो घर का बिजली का बिल लेके आते हैं, और जिससे पापा जो है ऐसे हाथ रख लेते हैं, भाई कितनी बिजली उड़ाते हो, तभी कहती हो लाइट थोड़ी कम जलाया करो, ठीक है। लाइटें जलाओ, मतलब जितना यूज़ करते हो उतना, बिजली का सही यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि हम बिल भर सकते हैं तो हम बहुत सारी बिजली यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है यार। आपको जितना यूज़ है उतना ही, जैसे पानी की बात करते हैं वैसे ही बिजली की बात होती है, जितनी नीडेड हो उतनी यूज़ करो। इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग बताएगा, इतना तो समझ गए। आगे आओ, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ये या तो आपके घर के बाहर देख सकते हो, या आपके घर का एक रूम में भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मान लो ये इतनी वायरें पंखे को जानी है, इतनी वायर टीवी को जानी है, इतनी वायर, तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटने वाला इंसान होता है ना। जैसे आपके जो है क्लास में
टीचर कौन सा डे है यार, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे क्या बोल रही, चिल्ड्रंस डे है, टॉफियाँ आई हैं, 50 बच्चे हैं, 50 टॉफियाँ आई हैं, ठीक है, तो बांटने के लिए कोई बच्चा बैठा देंगे ना, मैम चलो खड़े हो सबको टॉफियाँ बांटो। तो वैसे ही यहाँ पे वायर्स तो आ गई बहुत सारी, अब उनका काम भी तो कोई डिस्ट्रीब्यूट करे, रखी रहेंगी देखने के लिए थोड़ी ना, आय हाय कितनी प्यारी वायर है, ये कौन देख रहा है भाई, वायर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस के काम होते हैं, एक रूम में हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आएंगी 2 वायर, अच्छा हमेशा समझना ध्यान रखना, जैसे मान लो बेटा ये एक बल्ब है, तो इस बल्ब में जब आएंगी तो 2 वायर आएंगी, आपको 2 वायर तो दिखेंगी ही दिखेंगी टू कंप्लीट द सर्किट। 1 वायर, ये सवाल रहता है बच्चों को मैम 2 वायर क्यों, क्योंकि एक वायर करंट लेके आएगी, सो टू कंप्लीट द सर्किट दूसरी वायर करंट को लेके जाएगी, अरे तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, एक लेके आएगी, एक लेके आएगी, एक लेके जाएगी, सर्किट कंप्लीट। ऑलराइट, चलो ये कहानी क्लियर है। अब बोलोगे मैम लाइव और न्यूट्रल तो समझ आ गया हमको बिल्कुल अच्छे से। अर्थ वायर की बात हम आगे और अच्छे से करेंगे। अर्थ वायर बेसिकली जो है अर्थिंग की जाती है, अर्थिंग जिसे आपने वर्ड सुना होगा, यानी जितनी भी जो ये ऐसे वायर्स के कनेक्शन हैं उनको लेके डाल देते हैं धरती के अंदर, तीसरी वायर लेके आते हैं, सभी कनेक्शंस को जोड़ के डाल देते हैं धरती के अंदर। रीज़न क्या है उसे हम आगे देखेंगे, क्योंकि अर्थिंग टॉपिक आगे आएगा, उसे पढ़ाऊंगी मैं, पहले ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। इफ़ दिस इज क्लियर तो आगे के टॉपिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए उम्मीद करती हूँ येस या नो में जवाब दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं थोड़ी रीडिंग से भाई, क्योंकि देसी भाषा में समझ लिया, अब साइंटिफिक लैंग्वेज पढ़ते हैं। The main features of domestic electric circuits are: number 1, electric cable or overhead wires. The electric power to a house is supplied either through overhead wires or through underground cables. Depend करता है जैसे खंबे के ऊपर से जो वायर जाती है वो, या फिर अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू होता है। केबल हैज 3 सेपरेट इंसुलेटेड वायर्स। नंबर 1, लाइव वायर, जिसे फेज भी कहते हैं, या जैसे मैंने कहा था बेटा पॉजिटिव से भी डिनोट करते हैं। दूसरी है न्यूट्रल वायर, जिसे नेगेटिव से डिनोट करते हैं। एंड तीसरी होती है अर्थ वायर। द लाइव वायर हैज़ यूजुअली रेड इंसुलेशन कवर। ये कलर इंपॉर्टेंट है, कलर पूछे जा सकते हैं, ओलंपियाड में टेंडेंसी है ऐसे कलर्स पूछ सकते हैं वो। तो आपको क्या बताना है, लाइव वायर जैसे मैंने आपको पीछे बना के दिखाया था तभी मैंने कलर्स ऐसे ही लिखे हैं। लाइव वायर यूजुअली किससे रिप्रेजेंट रहती है, रेड कवर से, यूजुअली की बात है अगेन। न्यूट्रल वायर ब्लैक इंसुलेशन से, और अर्थ वायर ग्रीन इंसुलेशन कवर से आपको रिप्रेजेंटेड मिलती है। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। चलिए, एज पर द न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन, live wire has brown colored insulation cover whereas neutral wire has light blue and green insulation cover। अब देखो मैंने क्या कहा, कुछ वर्ड्स मैं फोकस करके बोलती हूँ यूजुअली ज़्यादातर। अब नया इंटरनेशनल कन्वेंशन आया है तो प्रश्न ये भी आ सकता है, नए इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से लाइव वायर कैसी होनी चाहिए, ब्राउन कवर, और जो है आपकी न्यूट्रल वायर को, न्यूट्रल और अर्थ वायर को कैसे, न्यूट्रल को ब्लू कर दो, अर्थ को ग्रीन ही रहने दो, ग्रीन या येलो, ग्रीन तो पहले ही थी, येलो चाहो तो येलो भी कर दो। चलो अब एक और बात अच्छे से समझो, यहाँ पे दोनों वायर्स सर्किट कंप्लीट करेंगी। करंट कब फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं मैम, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो इनके बीच में, इनके वोल्टेज के बीच में डिफरेंस हो। तो इंडिया में, भारत में लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, बिकॉज लाइव करंट लेके जा रही है, न्यूट्रल करंट लेके आ रही है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यूजुअली होता है इंडिया में 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, जो कि पॉइंट यहाँ दिया गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। यहाँ इंडिया लिखा नहीं है, लेकिन ये मेन इंडिया की बात है, क्योंकि अमेरिका वगैरह में आई थिंक 110 वोल्ट होता है, इंडिया में 220 वोल्ट है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अप्लायंस फिर उस हिसाब से डिजाइन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, the neutral and the earth wires are connected together at the local substation so that both of them are at zero potential, ठीक है। अब आता है पोल फ्यूज पे। बिफोर द इलेक्ट्रिक लाइन्स एंटर अ हाउस, द एजेंसी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी प्लेसेस अ फ्यूज, जिसे पोल फ्यूज या कंपनी फ्यूज भी कहा जाता है, इन द लाइव वायर। फ्यूज हमें पता है सेफ्टी डिवाइस है, इसकी और आगे बात करेंगे हम। थर्ड, आगे आओ, करंट रेटिंग ऑफ दिस फ्यूज डिपेंड्स अपॉन लोड सैंक्शन बाय द एजेंसी। अब करंट रेटिंग जो है डिपेंड करता है, रेटिंग मतलब क्या, जैसे मान लो बोलो हम रेटिंग का मतलब क्या हो रहा है इसमें, जैसे करंट मान लो आपका जो वायर है
वो 10 एम्पियर का करंट सह सकता है, ठीक है ना। तो आपका जो फ्यूज वायर है यूजुअली उसको भी 10 एम्पियर रखते हैं, शायद इससे थोड़ा कम रखते हैं, ठीक है, 10 एम्पियर रखते हैं या फिर डिपेंड करता है, थोड़ा कम रखते हैं। एंड मान लो अगर करंट जो है वो आ गया 15 एम्पियर का, तो ये फ्यूज वायर बेचारा खुद मेल्ट हो जाएगा, करंट अंदर तक जाने नहीं देगा, ताकि आपके डिवाइसेस खराब ना हो और जो है आग नहीं लगे, फायर नहीं हो। नंबर 3, एनर्जी मीटर और किलोवाट आवर मीटर, KWH यानी किलोवाट आवर मीटर। आफ्टर द कंपनी फ्यूज, the cable is connected to the energy meter which records the electricity consumption of the house in kilowatt hour. electricity में हम देख भी चुके हैं kilowatt hour values कैसे निकालते हैं। The earth wire from the meter is locally earthed in the compound of the house. usually घर के compound में या फिर कॉलोनी के खंबे वगैरह होते हैं तो खंबे से एक साथ वायर आके कहाँ डाल देते हैं, धरती पे नीचे डाल दिए जाते हैं। एक और चीज़, ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है ना, यूजुअली सीक्वेंस में पूछा जा सकता है कि सही सीक्वेंस में अरेंज करें, तो ये भी आप याद रखिएगा। फोर्थ क्या आता है, मेन फ्यूज, लाइव वायर कमिंग आउट ऑफ द आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ किलोवाट आवर मीटर हैज अनदर फ्यूज इन इट विच इज कॉल्ड द मेन फ्यूज। एक मेन फ्यूज भी होता है मीटर के बाद, ये जो मीटर वाला एनर्जी मीटर है ना, इसके बाद भी एक मेन फ्यूज प्रेजेंट रहता है। पिछले वाले को कहते हैं कंपनी फ्यूज, उसे कहते हैं पोल फ्यूज या कंपनी फ्यूज, इसे कहते हैं मेन फ्यूज जो मीटर के बाद आता है। Main switch, beyond the main fuse, the live and the neutral wires are connected to the main switch. It is a double pole switch and is an iron covering. Simple points है, बहुत ज़्यादा इसमें घबराना नहीं है। Covering of the main switch is also locally earthed. देखो earthing का फिर से simple meaning बता रही हूँ, ये जो है आपको शॉक लगने से, करंट लगने से बचाता है। Simple meaning बता रही हूँ, आगे पूरी कहानी पढ़ेंगे। Switch can cut off the live and the neutral wires from the household circuit by operating a single lever. Okay? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की कहानी पढ़ी थी। डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कभार इंग्लिश वर्ड से ही मतलब समझा करो, डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का काम क्या है, पावर लाइन्स कमिंग फ्रॉम द मेन स्विच आर टेकन टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इट इज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दैट द वायर्स गो टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द हाउस थ्रू फ्यूजेस इन द बोर्ड। ओके, ये इस टाइप के आपके घर में देखे होंगे आपने सिस्टम, भाई जाके देख लेना आज, पापा मम्मी या जो आपके इलेक्ट्रिशियन आते हैं उनसे भी थोड़ी बातें करना, भैया फ्यूज़ कहाँ है, अच्छा मीटर ये है, थोड़ी जाके रीडिंग वीडिंग देखना। चलिए, हाउस वायरिंग, देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ वायरिंग बाय विच द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ हाउस। अब ये वायरिंग के सिस्टम मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा जो है जिनको बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो उनको इस पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से समझ लो, ठीक है। ट्री सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम होता है। ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग होता है, we shall be describing tree system of wiring through the ring system rapidly replacing the tree system, यानी बोल रहे हैं कि ring system tree system को rapidly replace कर रहा है। In tree system of wiring, different branch lines are taken out from the distribution board to different parts of the house in almost the same way as the branches from the trunk of the tree. आओ बेटा, ये बात ध्यान से सुनना। सिंपल पॉइंट है, जो समझ सके ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा लोड मैंने क्या कहा इस पर मत लेना। ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग है ये। ईच ब्रांच लाइन इज टेकन टू अ रूम थ्रू अ फ्यूज इन द लाइव वायर। ब्रांच का मतलब क्या होता है, ये देखो वैसे ऐसे ट्री की ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर इसमें से एक ब्रांच निकल रही है। तो ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग क्या कहता है कि जैसे पेड़ से ब्रांचेस निकलती हैं वैसे ही इस सिस्टम में वायरें निकल रही हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर इस वे में निकल रही हैं, और हर जो है मान लो जितने घर में 4 रूम है 5 रूम है उनमें बट जा रही हैं। Tree system of wiring in a house from the distribution board to different rooms and places in the house. ठीक है, क्लियर है। Salient features क्या क्या है, नंबर 1, different circuits are connected in parallel so that there is a short circuiting in one distribution circuit, its fuse will blow off without affecting the supply in the other circuits. कहानी कैसी है, ट्री सिस्टम में होता क्या है, डिफरेंट जगह एंड पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन जैसे मान लो एक जो है आपका यहाँ पे कनेक्टेड है बल्ब से, एक यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे मान लो एक फ्यूज वायर भी है, तो फॉर इंस्टेंस देखो सीरीज में होते तो दिक्कत क्या होती, फ्यूज एक का उड़ता तो बाकी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता, लेकिन पैरेलल में अगर इसका फ्यूज उड़ा तो ये वाला बल्ब नहीं जलेगा लेकिन बाकी सब जलता रहेगा। सो डिफरेंट सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट इवन इफ देयर इज अ शॉर्ट सर्किट वन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट विल बी डैमेज्ड बट दूसरे वाले सही रहेंगे। Neutral wire and the earth wire are common to all circuits. All appliances in a room are connected in parallel so that they work in the same voltage. Usually आप आगे भी देखोगे घरों में जितने भी आप appliances जो भी ये वायरिंग है, these are all done in parallel. इसकी वजह क्या है वो आगे समझाऊंगी मैं, अभी क्या समझे थे बोलो, मैं समझ तो आया ना कि एक फ्यूज उड़ेगा
फ्यूज नंबर 1 गया, अगर सीरीज में कनेक्टर रहते, ऐसे मान लो, अभी के लिए मान लो है ना, ये अप्लायंसेस हैं, फ्यूज उड़ा तो बाकी सब पे भी इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में है। ठीक है, तो समझ गए ना, एक का फ्यूज उड़ेगा बाकी के भी उड़ेंगे, सिंपल तरीका है। खैर आगे मैं सीरीज की बताऊंगी बात। इतना समझ गए कि नहीं भाई? ये है सेलिएंट फीचर्स ट्री सिस्टम के, बहुत ज़्यादा याद नहीं करने हैं। डिसएडवांटेज समझ लो, ट्री सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, मेरे एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ना, जितने भी घर है, मान लो घर में, नहीं घर तो मतलब एक ही है, लेकिन जितने भी रूम है, जैसे एक घर में 4 रूम है, 5 रूम है, 6 रूम है, 10 रूम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एक ही है, एक ही जगह से सभी वायरें आ रही हैं। तो यार 6 रूम है, 10 रूम है, इतनी दूर दूर तक आपको लंबी लंबी वायरें लेके जानी पड़ेंगी, जो कि प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, when a fuse in one particular line blows off, all the appliances in that line are disconnected। ट्री सिस्टम की ये प्रॉब्लम हो जाती है। पैरेलल में कनेक्ट करने से दिक्कत नहीं है, पैरेलल बढ़िया है, मैंने तभी कहा आगे वो बात मैं समझाऊंगी। ट्री सिस्टम की प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि इसमें जब अप्लायंसेस को कनेक्ट करो, एक का फ्यूज आता है तो दूसरे का भी चला जाता है। प्लग्स एंड सॉकेट्स ऑफ डिफरेंट करंट कैपेसिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज। ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज लेंथ ऑफ वायर इट इज एक्सपेंसिव वायरिंग सिस्टम हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है इंस्टॉल करने में। एंड जितने भी डिसएडवांटेज है, ऐसे जितने भी डिसएडवांटेज थे, तो उसकी वजह से एक नया सिस्टम आ गया जिसका नाम है रिंग सिस्टम, जो कि चिंता मत करो, हमें नहीं पढ़ना है, हमें नहीं समझना है। ट्री सिस्टम क्यों समझाया? क्योंकि देखा है, ऑब्जर्व किया, ओलंपियाड में एक आध बार इस पर छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि क्या सिस्टम है, इसमें क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज, पे एक आध पॉइंट आया है, उस वजह से हमने कवर किया था। बाकी डोंट वरी, बाकी आगे जितनी भी कहानी आने वाली है वो बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से है। चलिए अब हम आगे आते हैं, वही सबसे बड़ा सवाल जो चल रहा है, वाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। मैं आपको बता दूं, घर में जो अपने सर्किट होते हैं उसमें सीरीज कनेक्शन नहीं रहता है। यानी अगर हम सीरीज कनेक्शन को याद करें, सीरीज कनेक्शन कैसा होता था, अगर हम रेजिस्टर लें तो सीरीज कनेक्शन बेसिकली कुछ ऐसा होता था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसमें कहानी क्या रहती थी, सीरीज कनेक्शन में एक ही करंट फ्लो करता था। यहाँ आई है तो यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यानी करंट आई जो है सेम है, लेकिन V यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है चेंज हो रहा है। ये किसका केस था बेटा? सीरीज का केस था। किसका केस? सीरीज का। पैरेलल में क्या था, जल्दी से हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या केस था पैरेलल में, मान लो यहाँ पे एक कनेक्शन है, यहाँ पे एक कनेक्शन है, यहाँ पे एक कनेक्शन है, और यहाँ पे एक कनेक्शन है, 1 2 3 4। तो यहाँ स्टोरी कैसी होती है, क्योंकि भाई पॉइंट्स तो सेम है, तो इस केस में क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज सेम है। बट देखो भाई, एक गया, यहाँ से आई करंट आया, इतनी 4 जगह पे जाना है, सेम करंट तो जाएगा नहीं, बट जाएगा I1, I2, I3, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, उस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो I जो है इसमें चेंज होता है। ये है पैरेलल की स्टोरी। तो बोलो मैम डोमेस्टिक में कौन सा यूज हो रहा है? ये वाला सिस्टम जो पैरेलल में कनेक्शन हमने देखा है, पैरेलल सिस्टम यूज होता है डोमेस्टिक सर्किट्स में। तो यही सवाल रहता है, वाई सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड एंड पैरेलल इज यूज्ड। तो आइए जवाब जानते हैं। इन डोमेस्टिक सर्किट सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। ये रीजंस हम नोट डाउन कर सकते हैं। रीजन नंबर 1, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल। जैसा मैंने आपको बताया क्या होता है, 220 वोल्ट होता है इंडिया में लाइव एंड न्यूट्रल वायर के बीच। इट इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस appliances in the circuit according to their resistance. Since the current flowing through all the appliance is same, thus each appliance will not get the required potential difference for it to operate properly. तो सीरीज अरेंजमेंट का यूजेज क्यों नहीं है, इतना तो समझ आ ही रहा है मैम, सीरीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वही कहानी थी भाई। सीरीज में आपको क्या याद करना है? इलेक्ट्रिसिटी याद करना है, रेजिस्टर्स को याद करना है, ठीक है भाई। रेजिस्टर्स को याद किया तो ये कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है सीरीज में? सीरीज अरेंजमेंट बेसिकली स्टैंड फॉर कि यार करंट आ रहा है तो करंट जो है एक ही रहेगा, आई ही रहेगा, करंट इसमें डिवाइड नहीं होता है सीरीज में। अरे कोई जगह दिख रही है कि डिवाइड होने की? करंट आई यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई। दिस इज बेसिकली सीरीज अरेंजमेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट घर के अप्लायंस में मैम सीरीज अरेंजमेंट मतलब आपका, मेरा, हम सबका जो घर है भाई, उसमें सीरीज अरेंजमेंट है या पैरेलल? तो बोलो मैम ये हेडिंग देख के इतना तो समझ आ रहा है कि सीरीज नहीं है।
व्हाट इज द हेडिंग, व्हाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड, मतलब जितने भी घर हैं उसमें सीरीज का अरेंजमेंट नहीं है, होगा दूसरा पैरेलल, पर ऐसा क्यों, तो उसकी वजह देखो। एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे अपन ने कुछ बेटा अप्लायंसेस ले लिए, ऐसे एग्जाम्पल ले लो, सीरीज में अरेंज कर दिए। जैसे क्या क्या होता है घर में, कितनी चीज़ें हैं, टीवी है, फ्रिज है, और यू कैन से वॉशिंग मशीन है, ठीक है, बड़े बड़े अप्लायंस लेते हैं थोड़े, ठीक है। अब देखो ये कैसे अरेंज्ड है सीरीज में, मतलब इनके पास एक ही करंट आ रहा है, वोल्टेज में डिफरेंस है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सीरीज, बताती हूँ। यानी अगर आपको एक बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको जो है टीवी देखनी है तो आप क्या करते हो, बोलो मैम कैसी बात कर रहे हो, टीवी का स्विच ऑन करेंगे, रिमोट है बढ़िया, चला के पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाएंगे, ठीक है, आराम से टीवी देखने। लेकिन अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि जब आप टीवी का स्विच ऑन करोगे, जब आप टीवी चलाओगे, साथ में फ्रिज भी चलेगा, वॉशिंग मशीन भी चलेगी, कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हो, एसी कनेक्टेड हो, पंखा हो, लाइट हो, दुनिया भर की चीज़ें चालू हो जाएंगी। बोलो मैम ये क्या बात हुई, हमें तो सिर्फ टीवी देखनी है, ये सब चीज़ें क्यों चालू हो जाएंगी, यही तो सीरीज अरेंजमेंट है। या फिर फॉर इंस्टेंस ऐसा हुआ कि कहीं से करंट जो है बहुत ज़्यादा आ गया, ओवरलोडिंग हो गई, करंट है ज़्यादा आ गया, ओवरलोडिंग हो गई, और जो है ये पूरा जो है ना, यहाँ से रूट फ्यूज़ है, यहाँ पे कोई फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ जो है मेल्ट हो गया, सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया तो आपके कितने भी अप्लायंसेस लगे हों सीरीज में सब काम करना बंद कर देंगे। मतलब एक टीवी खराब हुई तो उसके साथ साथ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बोलेंगे भाई इतना खर्चा करके लिया था सब खराब। सीरीज अरेंजमेंट की प्रॉब्लम यही है भाई। ऑन द अदर हैंड किसे याद करें हम, पैरेलल को। इसकी प्रॉपर रीजनिंग भी बता रही हूँ, पहले क्विकली से रिकॉल करो। पैरेलल की कहानी कैसी होती है, कुछ इस टाइप से होती है कि नहीं भाई, यानी एक ही पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस का पॉइंट सेम है, वोल्टेज सेम है, करंट आई आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो विच मीन्स अगर इफ़ वी टेक इन टर्म्स ऑफ अप्लायंस, तो यहाँ पे मान लो टीवी है, यहाँ एसी है, यहाँ पे जो है लाइट है, इन सब के अप्लायंस ऐसे लगे हैं। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आ गई, खैर नहीं आए तो बेहतर है, लेकिन आ गई कि भाई जो है अपनी वॉशिंग मशीन चलते चलते ख़राब हो गई, कोई दिक्कत आ गई, करंट लोड ज़्यादा हो गया, या मशीन में ही शॉर्ट सर्किट कुछ भी हो गया भाई, तो इससे ऐसा नहीं है कि बेटा तुम्हारी टीवी एसी सब खराब हो जाता है। ऐसा होता है घर में एक चीज़ खराब तो सब खराब, नहीं, कोई एक पे इफेक्ट करेगा तो यहीं से सर्किट ब्रेक होके ये वाला चीज़ खराब हो जाएगी। जैसे इसको हमने क्या लिया, क्या खराब करी थी अभी, वॉशिंग मशीन खराब कर दी भाई, बट टीवी एसी बाकी सब चीज़ें सलामत है। पैरेलल की यही खासियत है भाई, क्योंकि पैरेलल में आपके डिफरेंट करंट जा रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है, तो उसको कोई नाता ही नहीं है कि नीचे वाला ख़राब हो रहा है कि नहीं। एंड अगेन इफ़ यू वांट टू यूज़ वॉशिंग मशीन तो आप उसका स्विच ऑन करो, टीवी चलानी है उसका स्विच बंद कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब अपना पर्सनली अप्लाई होते हैं। नाउ वन मोर थिंग मैं आपको बताऊँ, इसके अरेंजमेंट में दिक्कत क्या है। एक तो चीज़ अगर ऑन करोगे सीरीज़ में तो सबका सब ऑन हो जाएगा, एंड जब स्विच ऑफ करोगे यानी सर्किट को ओपन कर दोगे, स्विच ऑफ, तो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी एक ही साथ, आप नहीं चाहो तो भी ऐसा हो जाएगा। कहानी समझ रहे हो इस पॉइंट की, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। अब वन मोर थिंग, रिमेंबर हम निकालते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करके, आर एस करके लिखते थे। यानी मान लो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, आर आर और आर करके, आर 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 है, 3 रेजिस्टेंस है। अब इनका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करते थे सीरीज में, सिंपली ऐड कर देते थे। ऐड करना क्या, लो भाई बेसिक मैथ्स, आर 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 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, आर सीरीज में 3R। यानी इफ़ यू रिमेंबर सबसे मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होता है वो किस में था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं तो जिसको पता हो कमेंट करके बता सकते हो भाई कि सीरीज में या फिर पैरेलल में किस में होता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड। अब दूसरी बात अगर हम करें, आगे यहाँ पे देखा था, देखो पैरेलल में कैसे निकालते थे, 1/RP इज इक्वल टू, अगर ये 3 रेजिस्टेंस हैं, अगेन ये भी आर आर आर, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें इनवर्स को निकालते हैं फ्रैक्शन करके, 1/R प्लस 1/R। इन सब चीज़ों को हम निकालेंगे कैसे, सीरीज में नहीं पैरेलल में। तो 1/RP कितना आ जाएगा, 1/3R करके। अरे भाई बात क्लियर है कि नहीं, 1/3R नहीं 3/R करके, देखो 3/R करके। अब RP हो जाएगा R/3। तो क्लियरली आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा कमेंट करके बताने को, उसका आंसर भी यही निकल आया। R सीरीज में है तो 3R है,
आर पैरेलल में वही 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, R/3 है। बेटा किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 3R या R/3 की? तो बोलो मैम कितनी ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा होगी। विच मीन्स सीरीज में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है सीरीज में। तो दिक्कत पता है क्या होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सीरीज में हीट, गर्माश जो होती है पूरे सर्किट में हीट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हीट लॉस ज़्यादा, हम क्या चाहते हैं यार, हीट लॉस यानी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी। और दुनिया में हम चाह ही क्या रहे हैं, चीज़ें बचा के रखें ताकि हमारी कमिंग जनरेशन्स भी उनका जो है यूज़ कर सकें। पर यहाँ तो ऐसी कहानी है ही नहीं। ऑन द अदर हैंड किसकी बात करें हम, पैरेलल की बात करें, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहाँ क्या बेनिफिट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है मिनिमम, सबसे कम होता है रेजिस्टेंस। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ही कम हीट लॉस होगी, उतनी ही कम एनर्जी का लॉस होगा। ओके, तो ये पॉइंट्स वही बातें कहते हैं जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अप्लायंस विल नॉट गेट रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। कुछ पॉइंट्स और दिए हैं जिनको हमने पढ़ ही लिया है, बस रीड कर लेते हैं। If one of the appliances is out of order, example, if a bulb gets fused, all the appliances in the circuit will stop working as the circuits get broken. Number 3, all the appliances will work simultaneously whether we want them to work or not, thereby involving a lot of power wastage. यानी चाहो नहीं चाहो, मतलब जैसे मान लो बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और आप जो है बढ़िया ब्लैंकेट में बैठ के बिल्कुल टीवी देखना चाहते हो, ठीक है, और जैसे ही आपने स्विच ऑन किया भाई टीवी चालू हो गई, एसी भी चालू हो गया, पंखा भी चालू हो गया, उधर वॉशिंग मशीन भी चलने लगी। ये कैसा कनेक्शन है? बोलो मैम ये कैसी बात हुई? ये सीरीज़ कनेक्शन में होता अगर हमारे घर में होते तो बोलो ठंड में और अलग एसी चालू हो गया। और अगर गर्मियों की बात करूँ, मान लो जो है गर्मी में आपको क्या करना है, बस आप सोने जा रहे हो, आपने जो है लाइट का स्विच ऑफ किया, सब कुछ ऑफ हो गया, एसी भी बंद, कूलर बंद, पंखा बंद। तो ये होता सीरीज कनेक्शन में प्रॉब्लम। तभी जो है घरों में पैरेलल, जितने भी घर हैं भाई, डोमेस्टिक सर्किट्स, डोमेस्टिक यानी कि आपका मेरा हम सबके घर में पैरेलल कनेक्शन है, जितने भी अप्लायंसेस हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्शन है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, वही बात है, इफ यू स्विच ऑफ एनी वन ऑफ द अप्लायंसेस सर्किट इज ब्रोकन एंड ऑल द अप्लायंसेस विल स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देंगे। चलिए भाई, जैसे शुरुआत में बताया था, आते हैं इसी में ही एक नए टॉपिक पे, डोमेस्टिक सर्किट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम मतलब आते जाते हर कोई कहता है, जिसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। कि भाई आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया है, आग लग गई है। तो शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, अभी उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पिछली जो बातें करी ना उन सबको ज़रा याद करना, क्यों? बिकॉज शॉर्ट सर्किट में ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी। ओके, चलो भाई, शॉर्ट सर्किट में हमेशा पढ़ाने के तरीके में क्या कहती हूँ, अगर इसका इतना नामकरण किया है, मतलब तुम्हारा नाम रखा, मेरा नाम रखा, मेहनत करी होगी घर वालों ने, इतना सोच समझ के नाम रखा है, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट नाम अगर रखा गया है, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है यार? शॉर्ट का मतलब बोलोगे मैम स्मॉल बोल लो, या फिर क्या बोल सकते हो, छोटा बोल सकते हो, कोई भी जो है सबसे लेस जगह से निकल जाए, ऐसा कुछ सर्किट होगा शॉर्ट सर्किट। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। शॉर्ट सर्किट की कहानी क्या है, देखो भाई, इन जनरल शॉर्ट सर्किटिंग occurs when the ends of a circuit are connected by a conductor of very low resistance as compared to that of the circuit। अब क्या कहानी है मैं आपको यहाँ समझाऊंगी, बिल्कुल देखना अच्छे से। लाइव वायर और घर की 3 वायर है, मैंने बता दी थी, सरकार से या गवर्नमेंट से जहाँ से भी लाइटें आती है 2 वायर वो दे के जाते हैं, मतलब 2 वायर वो देते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। तीसरी वायर है अर्थ वायर जो हम लगाते हैं, उसको अभी साइड में रख दो, ठीक है, साइड में रख दो, फेंक मत देना, साइड में रख दो, उसको लास्ट में देखते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब किसकी कहानी है, अब जो है मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। और ये जो वर्ड दिया है ना शॉर्ट, इसका पूरा सेंस निकल के आएगा। व्हाट हैपन्स इज, अपन क्विकली से एक छोटू सा सर्किट बना देते हैं। जैसे मान लो यहाँ से आ रही है अपनी लाइव वायर, को रेड से ही बनाऊंगी मैं, चलो यहाँ से आ रही है बेटा अपनी लाइव वायर, और यहाँ से आ रही है अपनी, यहाँ से जा रहा है अपने न्यूट्रल वायर से करंट, और यहाँ पे जल रहा है, क्या जला दें, बल्ब जला देते हैं। चलो यहाँ पे अपन एक बल्ब जला देते हैं, ऐसा बल्ब है, यहाँ से बल्ब जलाया और यहाँ से ये वायर गई बाहर, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे बल्ब जलाना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे आ रहा है करंट, कौन सी वायर है, क्विकली से याद कीजिए, ये लाइव वायर है, पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। ये क्या करती है, करंट को लेके आती है, आई करंट को लेके आती है। और ब्लैक वायर जिसको हम न्यूट्रल वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन इसके नाम पे मत जाना,
नाम इसका न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, लेकिन हाथ लगा के देखोगे तो पता चल जाएगा कितना करंट है। लगाना नहीं है ना, बोलना नहीं, पलक मैम ने बोला है न्यूट्रल वायर को जाके हाथ लगाओ, बिल्कुल नहीं, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। आई है, ये जा रहा है करंट, कौन सी वायर है भाई, ये न्यूट्रल वायर है। चलो अब मेन बात आती है शॉर्ट सर्किट की। तो आपको कितने भी न्यूज़पेपर में कहीं भी न्यूज़ें देखते हो ना शॉर्ट सर्किट की, आज उसकी पूरी कहानी समझ जाओगे कि शॉर्ट सर्किट में भाई होता क्या है, ऐसा क्या हो गया तारों को जो आग लग गई भाई, किसी ने माचिस से आग लगाई क्या शॉर्ट सर्किट में, नहीं। देखना क्या स्टोरी है। तो घर में भाई हमें पता है लाइव वायर से करंट आता है और न्यूट्रल से जाता है सर्किट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यहाँ से मान लो कहीं एक जगह से आ रहा है, ठीक है, लो कंप्लीट हो गया सर्किट। इन एनी केस देखो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं लाइफ में यार, कभी कभी कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती हैं। अब ये वायर है, अब इसमें से मैं कुछ कुछ रीज़न बताऊंगी। जैसे हमें पता है इन वायर में क्या दिया रहता है बेटा, इंसुलेशन। इंसुलेशन दिया रहता है ताकि करंट जो है बाहर फैले नहीं। वायर को हाथ लगाते ही तो करंट नहीं आता है, वायर पे इंसुलेटेड होती है, कॉपर की पूरी कवरिंग रहती है, तुमको करंट नहीं आएगा। लेकिन कहीं से कोई वायर कट जाता है तो अंदर से टच करो तब करंट आता है। तो मान लो ये जो वायर्स हैं इनकी इंसुलेशन कभी ख़राब हो गई, या फिर मैं तो बढ़िया एग्जांपल देती हूँ, यहाँ से ये वायर हुक से ऐसे लगी रहती है ना, कहीं से कनेक्टेड रहती हैं ऐसे। तो मान लो ये जो है ये हुक ढीले हो गए थोड़े इनके, जहाँ से ये लगी हुई थी, तो ये वायर इन एनी केस XYZ केस है ना, कुछ भी आंधी तूफान कुछ भी आया हो, ये वायर जो है लाइव वायर मान लो ऐसी जा रही है बेटा, और ये कुछ यूं हो गई ऐसी, मतलब ये ऐसी वायर है, मान लो ये जो है हाथ, ये वायर है, अब ये नॉर्मली ऐसे जा रहा है, कोई केस आया होगा जिससे ये ऐसा हो गया, नीचे गिर नहीं जाती है वायर, यूं लटक जाती है। और इन एनी अदर केस ये जो नीचे से वायर जा रही है इसकी भी कोई प्रॉब्लम आ गई और ये कुछ यूं हो गई, तो इस केस में होने क्या लगा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कहीं से कांटेक्ट पे आ गई, कहीं से दो वायरें मिल गई आपस में, और या तो इनका इंसुलेशन खराब हो गया तो एक दूसरे से कांटेक्ट में आ गई। तो पता है क्या, अब कौन आएगा, जैसे मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, करंट बढ़िया यहाँ तक आया, इधर आया करंट, चलो भाई घर में जाना है, बत्ती जलानी है, यहाँ आया। आप ज़रा बताइए ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, किस रास्ते जाएगा, एक तो इसके लिए यहाँ ऑप्शन है, एक इसके लिए यहाँ ऑप्शन है। अब बोलो मैम ये सेम वायर नीचे आ गई, अरे बेटा एक वायर थोड़ी ना होती है, कितनी हज़ारों वायर हैं, एक थोड़ी ना वायर है, कितनी सारी वायर है, मैं इतनी सारी थोड़ी ना बनाऊंगी, चलो भाई बना दी, लो ये बना दी, ये बना दी, इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है कि ये कहीं से भी जा सकता है। तो आप बताइए ज़रा ये कहाँ से जाना पसंद करेगा। बोलोगे मैम अब आपने एक नई लाइन बनाई है तो यहीं से जाएगा। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझो, देखो करंट जो है ना इसको बहुत मज़ा आ जाएगा, इसको खुशी मिल जाएगी इस लाइन से जाने की। और पता है क्या है, क्यों, क्योंकि बोलोगे मैम ये देखो ये शॉर्टेस्ट रूट है, हर इंसान को शॉर्टकट पसंद है, जल्दी से काम हो जाए 2 मिनट में। चाहोगे कि मैम ये सेशन भी जो है ना बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड करके हम ख़त्म कर दें, पर आगे जाओगे तो एक कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा दिया है, तो आराम आराम से सुना करो बातों को भाई। शॉर्टकट कैसे फॉलो करता है, देखो शॉर्टकट में दिक्कत कर देता है ये। आई यहाँ से करंट आ रहा है, इसको यहाँ से दिख गया शॉर्टेस्ट रूट, और इस शॉर्टेस्ट रूट में बेनिफिट पता है क्या है, इसको मिलेगा रेजिस्टेंस बहुत कम, यानी इस रूट पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। देखो छोटा रूट है, वहाँ तक बोलेगा कौन मेहनत करे जाए बल्ब को जलाए, इतनी मेहनत नहीं करनी, इसी रूट से मैं होके चला जाऊँगा। इसको क्या मिल गया, ये होता है शॉर्ट सर्किट, एक शॉर्ट सर्किट जहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो, तो ये कहाँ भगेगा, कम रेजिस्टेंस वाले पे भगेगा। तो अब इधर मैं लॉजिकली बताऊंगी कुछ चीज़ें, है ना, उसको रिलेट करना एंड देन शॉर्ट सर्किट को समझना। इलेक्ट्रिसिटी में बेटा ओम्स लॉ पढ़ा है अपन ने, बिल्कुल पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, V=IR करके, ओम्स लॉ पढ़ा है। तो इसी को अगर मैं उल्टा सीधा करूं तो I=V/R आएगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रा I और R के बीच में रिलेशन तो देखो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बोलोगे मैम इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रिश्ता है ये। तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी क्या बताती है, अगर एक चीज़ कम होगी, ये दोनों एक दूसरे से उल्टे चलते हैं। जैसे घर में भाई बहन होते हैं, बिल्कुल उल्टा जाना है, एक को चाहिए पंखा चालू, दूसरा कहेगा भाई पंखा बंद कर, मतलब उल्टा रिलेशन है, इजीली समझ सकते हो। तो R जब कम होता है, रेजिस्टेंस जब कम होता है, तो करंट बल्ले बल्ले करता है, बोलता बढ़िया यार तुम तो कम हो गए, मतलब मैं बढ़ सकता हूँ। अगर रेजिस्टेंस कम है यानी करंट भर भर के आएगा, रेजिस्टेंस कम करंट भर भर के आएगा। तो यहाँ क्यों दिक्कत है भाई, यहाँ भी सेम कहानी होगी, रेजिस्टेंस R कम हो गया विच मीन्स करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड बेटा करंट बढ़ गया यानी
एक चीज़ बोलते हैं जिसका नाम है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग हो जाएगी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट जो है फायर में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुछ ऐसा दिखता है, सॉकेट वगैरह जलने लगते हैं, चीज़ें जलने लगती हैं। छोटी छोटी चीज़ों में नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा अगर बहुत ज़्यादा ही ओवर करंट है, जैसे बहुत हैवी अप्लायंस है, लार्ज अप्लायंसेस में ऐसी बात अपन कह सकते हैं, फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, इन सब में जो है शॉर्ट सर्किट में फायर कॉज होने के, एंड इवन जो आप बिल्डिंग्स वगैरह देखते हो ना जहाँ आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट से, तो एक बिल्डिंग में कितने सारे फ्लैट होते हैं, कितनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, उन सभी की वायर जा रही है एक ही जगह, उसमें से गलती से एक वायर, दो वायर, मतलब एक तो नहीं, खैर दो वायर जो ऐसे मिल जाए लाइव और न्यूट्रल, तो कहानी गई, फिर ऐसे आग लग जाती है बिल्डिंग्स में। क्लियर हुई? ये कॉन्सेप्ट वाली स्टोरी समझ आई बिल्कुल क्या चल रहा है यहाँ पे? I इज इक्वल टू वी बाई आर से रिलेट करना, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? तो हाउस होल्ड कनेक्शंस की कहानी समझ गए। अब इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। इन हाउस होल्ड कनेक्शन शॉर्ट सर्किटिंग अकर्स व्हेन द लाइव यानी पॉजिटिव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। दिस हैपन्स ड्यू टू नंबर 1 डैमेज टू द इंसुलेशन ऑफ द पावर लाइन्स। देखो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन जॉट डाउन कर दिए हैं। डैमेज टू इंसुलेशन ऑफ द पावर लाइन्स, दूसरा अ फॉल्ट इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ड्यू टू विच करंट डज नॉट पास थ्रू इट। ये एक और वजह हो सकती है कि देखो हमेशा ऐसा नहीं है कि करंट बहुत ज़्यादा आया या फिर पावर इंसुलेशन में दिक्कत आ गई वायरों के, पूरे घर की वायरें बढ़िया है, एक नंबर है, लेकिन आपका जो अप्लायंस है भाई, अप्लायंस में दिक्कत आ गई। कोई भी चीज़ आपने खरीदी हो, मान लो अभी नया अवन खरीदा हो, माइक्रोवेव अवन हो, उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो उसी पर्टिकुलर में शॉर्ट सर्किट क्यों होगा? हो सकता है ऐसा हो कि उससे करंट पास ही नहीं हो रहा हो। बोलो मैम इससे क्या होगा? अरे बेटा करंट पास नहीं होगा तो करंट इकट्ठा होता जाएगा, इतना करंट बढ़ जाएगा, फिर से ऐसी आग निकल आएगी। ऑलराइट, चलिए। On account of short circuiting, resistance of the circuit decreases to a very small value and consequently currents become very large. So जैसे मैंने आपको बात बताई, I is equal to V by R से बेटा रिलेट करना, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रिश्ता है इनका। तो यानी रेजिस्टेंस जब बहुत कम हो गया तो करंट एकदम पीक पे बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दिस लार्ज करंट रिजल्ट्स इन हीटिंग ऑफ लाइव वायर, जिसकी वजह से लाइव वायर में बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी, विच प्रोड्यूस स्पार्किंग एट द पॉइंट ऑफ शॉर्ट सर्किट। पटाखे की आवाज़ टाइप सुनी होगी। स्पार्किंग कैसे होता है? पट पट ऐसे। कभी बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो तो ऐसी आवाज़ होती है, एक बार में ही स्पार्क होके खत्म, फट ऐसी आवाज़ आती है। मतलब अब बोलो मैम आवाज़ें क्या डिफाइन कर रही हूँ, समझ जाओ कि स्पार्किंग का मतलब क्या है उसमें, क्योंकि बहुत सारा एक साथ करंट आता है। स्पार्क होता क्यों है? जैसे आप अगर क्रैकर्स वगैरह में भी देखो, बारूद होता है तो वो एक साथ बहुत सारा भरा रहता है, तो एकदम से फट टाइप का स्पार्क आता है। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वहाँ पे बारूद भरा है, इसमें क्या भरा रहता है? करंट। इतना ज़्यादा करंट एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा तो वो स्पार्क के फॉर्म में बाहर निकलेगा। एंड इसी स्पार्किंग से अगर स्पार्कलिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो जो है फायर हो सकती है बिल्डिंग में। तो यही रीज़न यहाँ लिखा है, दिस स्पार्किंग समटाइम्स कॉजेज फायर इन द बिल्डिंग। ओके, चलिए भाई ओवरलोडिंग की बात समझाइए। ब्रैकेट में क्या लिखा है बता देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग, द इंक्रीज इन करंट इन द सर्किट एंड कॉन्सिक्वेंट हीटिंग में ऑल्सो बी ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट। यानी सिर्फ शॉर्ट सर्किट की बात नहीं है, ओवरलोडिंग यानी कभी कभार क्या होता है, जहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बेसिकली कभी कभार होता है वहाँ से करंट की गड़बड़ी हो जाए कि मान लो आना तो नॉर्मली था 15 एम्पियर, कितना 15 एम्पियर का करंट आना चाहिए, ये नॉर्मल है भाई, ये जो वायरें हैं वो भी 15 एम्पियर करंट सह सकती हैं। लेकिन अगर करंट जो है बहुत ज़्यादा आ गया, मान लो 20 एम्पियर का आ गया, तब भी ये केस हो सकता है, करंट ज़्यादा हो जाएगा एंड फायर कॉज हो सकती है। क्लियर? ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो है एक सेफ्टी डिवाइस। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्ड आते ही हमें क्या याद आता है, जैसे मैंने सेशन के शुरुआत में ही बताया था, ये ना सोल्जर्स होते हैं। जैसे आर्मी होती है हर कंट्री की, अपनी इंडियन आर्मी है, तो वो कैसे तैनात रहती है, मतलब सबसे पहले जो भी है हमारे सराउंडिंग जितनी भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारी आर्मी की है। चलो आर्मी तो ऑल ओवर इंडिया की बात हो गई। घर में देख लो, घर में आप ले लो, पेरेंट्स ले लो या कोई भी एल्डर, बड़े भाई ले लो, बड़ी बहन ले लो, या इवन छोटे भाई बहन भी आजकल तो बड़े हीरो हो गए हैं कि नहीं। तो क्या सेफ्टी, यानी आपको कोई प्रॉब्लम आए उससे पहले वो प्रॉब्लम सह लेते हैं, मानते हो कि नहीं? यानी इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी जो शायद आपके पेरेंट्स या बड़े भाई बहन सह रहे हो लेकिन आपको पता भी नहीं हो, तो खुश नसीब समझो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्यूज़ है ना बेटा, ये जो है हमारा पेरेंट है, हमारा तो नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट का पेरेंट है। सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आनी होती है, अब वो कोई भी प्रॉब्लम को मैं डिफाइन करूँगी,
फिजिकली कि कैसे फिजिक्स में हम बात करते हैं। लेकिन अभी समझो सर्किट में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए कि भाई आपका जो अप्लायंस है टीवी फ्रिज ये खराब ना हो जाए, इसके लिए ये जो है ना फ्यूज़ अपनी कुर्बानी दे देता है, ये मेल्ट होकर अपनी कुर्बानी देता है, तभी इसको कहते हैं सेफ्टी डिवाइस। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। To avoid incidents like electric shock, fire, damage to an electric appliance due to short circuit or overloading, an electric fuse is the most important safety device. यानी शॉर्ट सर्किट से बचाना हो, ओवरलोडिंग से बचाना हो, इन सब से बचाने के लिए, यानी किसको बचाना है भाई? आपके डिवाइस को, क्योंकि इतने जब हम कॉस्टली डिवाइस खरीदते हैं तो ऑफकोर्स ना ये कि हम अफोर्ड नहीं करेंगे कि भाई इतने महंगे डिवाइस जो है आए दिन शॉर्ट सर्किट या करंट प्रॉब्लम भाई बहुत चलता है, वैसे ही कहीं ना कहीं कंट्रीज़ में प्रॉब्लम आती रहती है, ये सब ये तो आम सी बात है। तो इसकी वजह से हर नए दिन थोड़ी ना जो है हम अपने अप्लायंस खो दें, तो उसकी वजह से फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। किसको यूज़ करते हैं? फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ फ्यूज़? एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन सीरीज टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट so that it easily melts due to overheating when excessive currents pass through it. A fuse is a wire of material with very low melting point. बोलो मैम इतनी सारी इंग्लिश बोल दी, क्या है ये सब? कुछ नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। फ्यूज़ क्या होता है देखो फ्यूज़ एक ऐसे मटेरियल से बना रहता है, ध्यान से सुनना। फ्यूज़ आप अभी एक इमेजिन करो, एक ऐसा डिवाइस है, या इमेजिन क्या ही करो, देख लो ना यहाँ पे ये फ्यूज़ हैं डिफरेंट टाइप के। इस टाइप के फ्यूज़ आपने शायद देखे भी हो घर में, है कि नहीं? तो फ्यूज़ का मेन काम क्या होता है? फ्यूज़ बेसिकली बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट से बना रहता है। लो मेल्टिंग पॉइंट से ये क्या करता है, ये जो है जब भी बहुत ज़्यादा मान लो करंट आ गया तो ये क्या है, ये पहले खड़ा रहेगा बिल्कुल तैनात, जैसे आर्मी जैसे या गेट पे जो गार्ड होता है उसके जैसे, और ये पहले खुद मेल्ट डाउन हो जाएगा, खुद की जान दे देगा ये। तो बोलोगे मैम अच्छा इसने जान तो दे दी, वो सब तो ठीक है, होगा क्या फिर? बेटा होगा ये कि सर्किट जो है ना बीच से टूट जाएगा। एंड यू ऑल नो अगर सर्किट ब्रोकन होता है या ओपन सर्किट होता है उसमें करंट नहीं बहता, और करंट नहीं बहेगा तो आगे अप्लायंस तक नहीं जाएगा, और आपका जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है टीवी फ्रिज वो सलामत रहेगा। अब इसकी बात तो कर ली, मतलब समझा देती हूँ। देखो ऐसे मान लो यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ पे आपका कोई अप्लायंस है, ठीक है, यहाँ पे अपन कोई भी अप्लायंस ले लेते हैं, यहाँ पे अपन ले लेते हैं फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज मान लो, ठीक। अब यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रिज रखा हुआ है, ठीक है। फ्रिज का आप मान लो करंट जो है मैक्सिमम करंट दिया रहता है, आप रेटिंग देखते हो, रेटिंग वगैरह दी रहती है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और किस में दी रहती है रेटिंग, हमें पावर वोल्टेज की रेटिंग रहती है। अब यहाँ पे करंट ये कितना सह सकता है? 15 एम्पियर मैक्सिमम है करंट इसका, 15 एम्पियर। कुछ ऐसी कंडीशन हुई, शायद हो सकता है खराबी आई हो, तो करंट जो है ओवरलोड हो गया। ओवरलोडिंग यानी क्या है? एक्सेसिव करंट। 15 की जगह बेटा मेरे 20 एम्पियर करंट आ गया, 15 की जगह कितना? 20 एम्पियर करंट आ गया। और बेटा अगर ये करंट डायरेक्ट फ्रिज के अंदर जाता ना, तो फ्रिज तो जाता ही, आग अलग लग जाती एंड बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसके लिए मैंने कहा ना है एक मसीहा, कौन आ जाता है भाई? फ्यूज़ आ जाता है। फ्यूज़ को जोड़ दिया जाता है आगे ही, सीरीज में ज्वाइन करते हैं आगे, मतलब ऐसे नहीं फ्रिज यहाँ रखा है और फ्यूज़ यहाँ लगा दिया, वो तो वायरिंग की बात है। हम यूजुअली रिप्रेजेंट तो मैं आपको ऐसे करके बताऊंगी, यहाँ पे क्या लगा दिया? फ्यूज़ लगा दिया। अच्छा, अब ये फ्यूज़ का सबसे पहले तो लो मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब हल्का सा करंट ज़्यादा है, मेल्ट हो जाएगा, यहीं से सर्किट तोड़ देगा, वायर बीच से तोड़ देगा, जा ही नहीं पाएगी वायर बेचारी। क्लियर है? तो क्या कहानी चलती है देखो, देखना एक मिनट, यहाँ पे अपन ऐसे चलो भाई, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपके अप्लायंस, कोई भी अप्लायंस है, फ्रिज है, 15 एम्पियर है उसका मैक्सिमम करंट, तो इस फ्यूज़ की रेटिंग का करंट होगा, ये फ्यूज़ होगा या तो 15 एम्पियर का या फिर उससे कम का, है ना। यूजुअली अगर सेम एम्पियर का होता है या फिर उससे हल्का कम। तो अगर 20 एम्पियर का करंट जैसे आ गया है ना ओवरलोडिंग की वजह से, तो पता है क्या, ये 15 एम्पियर का करंट सह सकता है या उससे कम का, ये एकदम से मेल्ट हो जाएगा फ्यूज़ की। बाप रे इतना करंट आ गया, हटो मैं तो मेल्ट हो रहा हूँ। तो ये मेल्ट हो जाएगा तो देखना क्या होगा, मान लो ये धीरे 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 मेल्ट कर दिया, ये सर्किट देखो ना बीच से टूट गया। तो क्या करंट जंप करके थोड़ी ना जाएगा यहाँ पे, ऐसे देखा है करंट को जंप करते हुए वहाँ तक? ऐसा नहीं होता है, करंट थोड़ी ना जंप करेगा। यहाँ क्या सर्किट टूट गया, आगे तक करंट जाएगा ही नहीं। तुमको दुखी होने की जरूरत नहीं कि मैम करंट तो नहीं जा रहा वहाँ तक, बेटा जाता तो फ्रिज चला जाता। इतना महंगा फ्रिज लिया था, है ना, पापा ने इतना महंगा फ्रिज लिया था, मम्मी पापा ने, तो बोलो मैम नहीं, बच जाएगा ये फ्यूज़ की मदद से। तो
ऐसा है कि फ्यूज़ हर बार एक्सटर्नली नहीं लगता है, फ्यूज़ आप अंदर ही मतलब अप्लायंसेस में लग के ही आते हैं यूजुअली। तो बल्ब वगैरह में देखोगे इन सब में फ्यूज़ लगे ही रहते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, समझ गए फ्यूज़ का इम्पोर्टेंस। तो ये जो अंग्रेजी में लाइन्स लिखी हुई थी उसका मतलब ही यही था। अब फिर से पढ़ूँ तो आई थिंक समझ आ जाएगा। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे मज़ेदार बात है कि आपके घर में कितने भी अप्लायंसेस हों, सबके सब क्या बोल रहा था, पैरेलल कनेक्शन है। लेकिन ये इकलौता कौन, फ्यूज, जो है सीरीज में रहता है। क्यों? क्योंकि इसको जान बचानी है भाई। ये चाहता है सेम ही करंट आए ताकि वहां तक करंट जाते जाते ना के बराबर हो जाए या फिर सर्किट ही टूट जाए। ठीक है, तो इसे फ्यूज जो है, दिस इज अ क्वेश्चन वाला पॉइंट है ना, जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सीरीज में कौन कनेक्टेड रहता है, फ्यूज कनेक्टेड रहता है। इट इज यूज्ड इन सीरीज टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट इट इजीली मेल्ट्स, और मतलब ओवर हीटिंग की वजह से जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाए, और जो है जब उससे ज़्यादा करंट पास हो रहा है तो वो मेल्ट होके बचा ले अपने जो भी डिवाइस है, XYZ डिवाइस को। ठीक है, तो फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लो रहता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। फ्यूज़ के कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है। देखो, फ्यूज़ में टाइप्स ऑफ फ्यूज़ भी आते हैं, बट वो हमें ऐसे बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम जान लो अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव्स या ओलंपियाड, दैट विल बी मोर देन इनफ। A fuse wire is made of a wire of an alloy of lead 75%, tin 25% का होता है। Thus, when either due to short circuit or overloading, a heavy current flows through the circuit, the fuse wire gets heated and melts. Consequently, the circuit is broken and the current stops flowing in it. A few important points, कुछ points है fuse से related. Number 1, in household supply, a fuse is always connected in live wire and not in the neutral wire under any circumstance. अब ये बहुत ही बचकाना सा पॉइंट है, मतलब समझा, इतने समझदार हो, समझते हो हर चीज़ को। यार देखो, यहाँ पे लाइव वायर है और यहाँ से मान लो हमें पता है न्यूट्रल वायर जा रही है। लाइव वायर करंट लाती है, न्यूट्रल वायर करंट लेके जाती है। तो बेटा इतनी सी बात अगर मुझे बताओ कि फ्यूज़ में इस वायर में लगाऊं या जो करंट लेके जा रही है वापस उस वायर में, तो कितने समझदार हो बोलो मैम, नीचे वाली में नहीं। नहीं नहीं, नीचे वाली में तो मैम कैसे लगाओगे, मतलब ही क्या है, आपने यहाँ लगा दिया फ्यूज़, यहाँ पे नहीं है फ्यूज़ है ना, यहाँ नीचे लगा दिया, बढ़िया, यहाँ पे करंट आ रहा है 20 एम्पियर का, फ्रिज खराब हो गया, क्या ही लेके जाएगा, अब क्या ही लेके जा रहा है ना, बोलो बहुत देर हो गई, अब तो छोड़ दो भाई, गया फ्रिज हमारा। तो फ्यूज़ जो है लाइव वायर में लगाया जाता है क्योंकि करंट आ वहीं से रहा है, करंट वहीं से आ रहा है तो आने से पहले बच सकता है, यानी देयर आर उम्मीद, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारा अप्लायंस बच सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो भाई इसी पॉइंट को पढ़ लेते हैं। Though it will melt even when connected with neutral wire, the electric appliance will continue to be in contact with live wire. Thus, when the electric appliance is touched, it will give shock. ठीक है भाई, चलिए। A fuse is always connected in the beginning of the circuit before any appliance is connected. This is done to protect the appliance from getting damage. वही चीज़ जो हम कर रहे थे, appliance से पहले connect करेंगे, बाद में नहीं, ताकि वो appliance बेचारा बच भी तो सके। फ्यूजेस ऑफ वेरियस करंट कैपेसिटीज अवेलेबल, मैंने जैसे आपको बताया फ्यूजेस की खुद की भी करंट कैपेसिटी होती है। जैसे अगर आपका अप्लायंस 10 एम्पियर का है तो फ्यूज भी 10 एम्पियर का लगेगा या उससे थोड़ा कम का। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ चीज़ें हैं। कुछ जनरल फ्यूज कैपेसिटी आप जान सकते हो कि जैसे बल्ब वगैरह होते हैं, बल्ब जलाते हैं बल्ब ऐसे, तो बल्ब की जो फ्यूज़ की करंट कैपेसिटी होती है अराउंड 5 एम्पियर होती है। एंड जो बड़े बड़े अप्लायंस होते हैं अपने, उनकी कितनी होती है, 15 एम्पियर। जैसे हीटर वगैरह होता है, सर्दियों में हीटर चलाते हैं, गीज़र चलाते हैं, इन सब की 15 एम्पियर होती है। ओके, चलिए नाउ अब हम देख लेते हैं कुछ टाइप्स के फ्यूजेस हैं। आई एम अगेन सेइंग कि इन पे को आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, इन पे कि बस सिर्फ नाम जान लो यार, सिर्फ नाम जान लो कौन से फ्यूज़ है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। पोर्सलेन फ्यूज़ है, दो नाम है, पोर्सलेन फ्यूज़ है और दूसरा कार्ट्रिज फ्यूज़ है। कौन सा, पोर्सलेन एंड कार्ट्रिज। पोर्सलेन दो टाइप का होता, ये दो पार्ट से बना रहता है, दो टाइप का नहीं, दो पार्ट से बना रहता है। एक केसिंग होती है पोर्सलेन की और एक ग्रिप होती है। क्या होता है भाई, पोर्सलेन फ्यूज होता है वुडन बोर्ड जैसा रहता है भाई ये, है ना, और ग्रिप रहती है जो वुडन बोर्ड में फिट रहती है। इतना जानना है अपने को इसके बारे में। अब दूसरा आ जाओ कार्ट्रिज फ्यूज। ये यूज़ कहाँ होता है मैं बताती हूँ, ये फ्यूज़ यूज़ कहाँ होता है ये मैं बताती हूँ। देखो, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, देखो इतनी एक्सपेंसिव, इतनी महंगी, यार इंसान एक तो मेहनत करके कमाए, इतनी चीज़ें खरीदें, तो उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट भी तो करना चाहिए ना, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए कार्ट्रिज फ्यूज़ होते हैं।
To protect electric appliances like TV, computer, which are highly expensive and they are also very sensitive to voltage fluctuation, cartridge fuses are used. फ्लक्चुएशन समझो, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है ना, कभी कभी वोल्टेज ऊपर नीचे, कभी कभी लाइट डिम और ब्राइट, डिम ब्राइट होती है, कभी कभी रोज़ का नहीं है, कभी ऐसा लाइफ में आता है कि यार वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ रहा है, आपका जो होता है ना खम्भे लगे रहते हैं बिल्कुल, तो वहाँ से फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो ये इतने महंगे डिवाइसेस फ्लक्चुएशन नहीं सह सकते हैं ना, बिजली बत्ती की तरह नहीं, बल्ब की तरह फ्लक्चुएशन सह रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनके लिए ना ये सब चीज़ें कहते हैं नहीं भाई हमसे फ्लक्चुएशन नहीं होगा, हम सीधे ख़राब हो जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए कार्ट्रिज फ्यूजेस यूज़ होते हैं, इस टाइप के होते हैं ये। सच फ्यूजेस आर ऑफ फिक्स करंट कैपेसिटी एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अर्थिंग। तो पिछले टॉपिक्स आई होप समझ आए होंगे। अर्थिंग की बात हम शुरुआत से कर रहे थे क्योंकि 3 टाइप की वायर देखी थी, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। अब उसमें से अर्थ वायर का काम क्या था, यहाँ हम पढ़ते हैं। Many electric appliances of daily use like electric press, heater, toaster, refrigerator, table fan, they have metallic body. हमें क्या पता है, हम आसपास देखें यार कितने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं एंड इन सब में मैक्सिमम यानी ज़्यादातर की बात कर रहे हैं, इनकी जो बॉडियाँ जैसे ये बने रहते हैं वो होती है मेटालिक बॉडी। और मेटल यानी क्या, कंडक्टर, बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। आप हीटर देख लो घर में, जो हीटर होते हैं, या फिर आयरन देख लो, प्रेस जो होती है मेटालिक बॉडी है। हाँ ऊपर से प्लास्टिक बॉडी होती है लेकिन कहीं ना कहीं से तो मेटालिक बॉडी आ ही जाती है झाँक के, है कि नहीं। तो यार ये मेटालिक बॉडी है, इसका मतलब क्या, मेटालिक बॉडी है मतलब मैम करंट ये पास कर सकता है, यानी इनसे शॉक लगने की उम्मीद है। कभी कभार कहते हैं ना छोटे बच्चों को इस चीज़ से दूर रहो, या गीले पैर करके हाथ पैर गीले करके मत हाथ लगाओ अप्लायंस को, क्योंकि अप्लायंस होते हैं मेटल के। और अगर कभी गलती से इन अप्लायंस का इंसुलेशन बिगड़ गया तो हमें लगेगा बहुत भयंकर शॉक करंट। आपने देखा होगा अगेन टीवी न्यूज़पेपर में कितने सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक से उनकी जो है डेथ हो जाती है ना। तो यही कहानी हम पढ़ते हैं कि इसमें अर्थिंग क्या रोल प्ले करती है। If the insulation of any of these appliance melts and makes contact with the metallic casing, person touching it is likely to receive a shock. This is due to this reason that the metallic casing will be at the same potential as the applied one. क्योंकि metallic casing का applied और जो है जहाँ से टच किया है वहाँ पे same potential है. Obviously, the electric current will flow through the body of the person who touches the appliance. बात समझे कि नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो, तो सोचोगे मैम अगर हमें शॉक लगता है, और ये क्वेश्चन भी आता है, अगर हमें करंट लगता है यानी कहीं ना कहीं हम एक टाइप के कंडक्टर ही है, तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या है, जैसे कंडक्टर में तो कहते हैं कंडक्टर में प्रेजेंट रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर इधर उधर घूम के कंडक्शन करते हैं। तो बेटा हमारी बॉडी में भी क्या है, फ्री आयंस होते हैं। नर्व सेल्स की जो फ्री आयंस होते हैं वो घूमते हैं और उन्हीं से क्या हो जाता है, उन्हीं से ये करंट भी फ्लो करता है। सो टू अवॉइड सच सीरियस एक्सीडेंट्स, भाई ऐसे एक्सीडेंट नहीं हो, अर्थिंग यूज होती है। अब अर्थ की कहानी कैसी है, क्योंकि आप लोग शॉर्ट सर्किट समझ चुके हो तो अर्थिंग समझना आसान है। अब अर्थ जो है ना उसका रेजिस्टेंस होता है ना के बराबर, नेग्लिजिबल। अर्थ का रेजिस्टेंस होता है ना के बराबर। तो अगर आपकी जो वायर है उसको उठा के, जितने भी उसकी जो मेटल केसिंग की वायर्स निकलती हैं, इन सबको उठा के मतलब अर्थ में गाड़ दिया है ना, प्रोसेस होता है पूरा, वो बहुत सारा नमक वगैरह और ये सब डाल के और जो है अर्थिंग कर देते हैं, अर्थ में गाड़ देते हैं वायर्स को। तो इन एनी केस मान लो उसकी मेटालिक केसिंग एक्सपोज हो गई, आपने टच कर लिया, ये शॉक आपको भी आ सकता था, लेकिन अर्थिंग करी है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कहा, अर्थ का रेजिस्टेंस क्या है बेटा, नेग्लिजिबल है, यानी बहुत लो है। तो मुझे बताइए करंट को कहाँ जाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी पीछे बात करी थी, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा होगा। करंट को आ गई मज़े कि यार इस रूट पे रेजिस्टेंस बहुत कम है, दिस बिकम्स अ शॉर्ट सर्किट फॉर मी। ये क्या बन गया, ये मेरे लिए एक शॉर्ट सर्किट है, तो मैं इस रूट से जाऊंगा, तो यानी वो करंट पास होता हुआ सीधे गया धरती में। धरती माँ सारा जो है करंट बिल्कुल ही अपने अंदर ले लेती है। शॉर्ट सर्किट मिल गया, चला गया वहाँ करंट, और आपको जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से आप बच गए। Since the earth does not offer any resistance, the current flows to the earth through the earth wire instead of flowing through the body of the person. More so, due to very low resistance offered by the earth wire, the current in the circuit rises to a very high value, thereby melting fuse in that circuit and cutting off its electric supply. और ऐसा भी होता है
जो अर्थ की वायर होती है ना, अर्थ वायर तीसरी वायर थी, तो उस वायर का भी रेजिस्टेंस ये बहुत कम रखते हैं, ताकि जितना करंट है यहीं से जाना चाहिए। अब वायर से इतना भारी करंट आएगा तो जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ भी मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज़ मेल्ट होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट टूट जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कम हो जाएगा या बंद ही हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। दस द अर्थ वायर इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट सेव्स अस फ्रॉम पॉसिबल इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो यानी शायद हो सकता है आपकी लाइफ में आपको इतने शॉक लगने थे लेकिन आप बच गए क्योंकि अर्थिंग करी गई है। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप जो है घर पे भाई जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें संभालते हो या वायरिंग वगैरह, तो मम्मी पापा से बात करिएगा कि जितने भी आपके जो है अप्लायंसेज हैं, जितने भी स्विचेस लगे हैं, स्विच बोर्ड लगे हैं, उन सभी में क्या कराई गई हो, अर्थिंग करी गई हो। ओके, चलिए लेट्स कम टू द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ही छोटू सा टॉपिक है ये, दैट इज रोल ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन एंड ऑर्गेनिज्म। यानी हाँ, थोड़ा बोलेगा मैम मैग्नेटिज्म का रोल मेडिसिन में, यस। एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक बताऊंगी जिसका नाम आप शायद सुनते आ रहे हो, MRI नाम है। तो MRI की कहानी पढ़ेंगे कि वो जो है वो भी कैसे हमारी बॉडी में मैग्नेटिज्म से रोल प्ले करती है मेडिसिन और ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट करने में। चलिए शुरुआत करते हैं। इन आवर बॉडी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल्स अलोंग द नर्व सेल्स ड्यू टू आयंस। हमें पता है नर्व सेल से अभी पीछे ही बात करी थी, थोड़ा बहुत करंट पास होता है तभी तो शॉक भी लगता है। अब ये करंट, अगेन चैप्टर का नाम फिर से पढ़िए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर करंट पास हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही, ना के बराबर ही सही, मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट हो रही होगी। इस बात से अग्री करते हो कि नहीं? कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही हो रही होगी। सो दिस करंट प्रोड्यूसेस अ वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड। और ये इतनी वीक है, जैसे अपन कहते हैं ना 1/10, 1/100, ये है 1 बिलियंथ टाइम। किसका 1 बिलियंथ? अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके 1 बिलियंथ टाइम है ये, यानी इतनी वीक मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो आप जो है इससे एक काम बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है तो हार्ट और ब्रेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और इसी की वजह से एक टेक्निक है जिसका मैंने आपको अभी नाम बताया, MRI। MRI का फुल फॉर्म क्या है ये जान लीजिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। देखो भाई मैग्नेटिक वर्ड आया है, इसी की मदद से जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और हम अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को उस मशीन से फोटो ले सकते हैं। तो जैसे अब कभी मान लो कि ट्यूमर हो गया, ब्रेन में ट्यूमर है, तो ब्रेन का ट्यूमर कैसे पता चलेगा? MRI करके। MRI निकालेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगी, उसकी इमेजेस आएगी एंड उसी से हम ट्यूमर को डिटेक्ट कर पाएंगे। The magnetic field in our body enables us to obtain the images of its different parts by using a technique called MRI. On analyzing the images obtained through MRI, we are able to make a medical diagnosis. Example, location and size of tumor in brain, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। Thus, magnetism plays an important role in modern medical science. तो इसी तरफ से जो है, इसी तरह से एक्चुअली मैग्नेटिज्म मदद करता है साइंस में, ठीक है। चलिए ऑर्गेनिज्म की भी बात कर लेते हैं, छोटी सी बात है। Apart from this, there are certain organisms which have the ability to sense Earth's magnetic field and travel from one place to another. तो ऐसा ही है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, देखो हमें पता है और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से हम हायर पे आए हैं तो कितने सारे रिसेप्टर्स जो है चेंज हुए हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में भी ऐसी भी सेंस होती है कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके ट्रैवलिंग करते हैं। लो भाई, इधर हम आँख से देख के ट्रैवलिंग करते हैं, इधर हम मैग्नेट की नीडल देख के ट्रैवल करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके ट्रैवलिंग भी करते हैं। एक और चीज़, एक एग्जांपल लेते हैं। सम टाइप ऑफ फिश आर एबल टू डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग स्पेशल रिसेप्टर्स, वेयरएज इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नेटाइट। कुछ ऑर्गेनिज्म में मैग्नेटाइट के क्रिस्टल्स होते हैं विच इनेबल देम टू मूव अलोंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। चलिए भाई, ऐसा लग रहा है एक खांसी से ना मैम ने खत्म किया है यहाँ पे टॉपिक। सो आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया होगा। डोमेस्टिक सर्किट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, घर की ही बातें हैं यार इसमें। इसी के साथ हम खत्म करते हैं डोमेस्टिक सर्किट टॉपिक और ये चैप्टर भी, यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ आया होगा। और अगर सेशन पसंद आता है तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। इस पूरे चैप्टर की जितनी भी आपको टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं, तो जाके देख सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। मैं आपको बता दूं, लेफ्ट साइड में आपको जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं सब मैग्नेट ब्रेन्स हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, यानी ऐसा नहीं है कि आपने मेरी
या किसी भी टीचर की, चलो 2-3 वीडियो देखिए और हम आपसे कोई चार्ज मांगे किसी तरह का, नहीं भाई, कोई कूपन कोड, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप चाहे तो हमसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पे हैं हम। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो शुरुआत में ही दे दी थी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे अब अवेलेबल हैं बुक्स एंड ई बुक्स, यानी जितना क्वालिटी एक नंबर कंटेंट आपको मिलता है, इसे हमने वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज की बुक्स में डिवाइड किया है। जैसे थ्योरी बुक्स हो गई, एमसीक्यूज हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, सैम्पल पेपर, ऐसे टाइप की बुक्स हमने डिवाइड कर दी हैं। अगर आप वो बुक्स लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उसमें एक छोटू सा फॉर्म है, उसे आपको फिल करना है, देन एमबी की टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। चलो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।